इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू आर के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है। सर इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट, तो केवल किसका इंटीग्रेशन होगा? x का, और बाकी के टर्म क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म के Q1 Q2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो माइनस के Q1 Q2 इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा x की पावर माइनस डॉट dx। वही x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सोल्व करेंगे, माइनस के Q1 Q2 क्या हो गया? x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू r। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपके पास के Q1 Q2 x की पावर माइनस 1, इसको अपन क्या बना देंगे? 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू r। और यहाँ पे x की पावर माइनस 1 बनेगा ना, तो पावर के माइनस को डिवाइड, ठीक है। अपर लिमिट मान लो लिमिट, तो के Q1 Q2 अपर लिमिट क्या है? r, तो x इक्वल टू r पुट कर देंगे, माइनस x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करो 1 अपॉन इनफाइनाइट। अभी बताया था 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो आंसर कितना आ गया? के Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर के क्यू एक्स स्क्वायर dx माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर के कैपिटल क्यू स्मॉल एक्स कैपिटल आर क्यूब dx। सर इसको सोल्व कीजिए, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, और ये बीच वाले साइन ऐसे से पुट कर देंगे। तो सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले माइनस माइनस, सर इसका इंटीग्रेशन करें तो किसके रेस्पेक्ट होगा? x के रेस्पेक्ट। बाकी की टर्म कांस्टेंट, तो के क्यू बाहर, के क्यू बाहर, बच गया क्या? इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर जाए क्या बन जाएगा? x की पावर माइनस डॉट। चलिए तो वैसा है जो अभी प्रीवियस एक एग्जांपल किया था। अब इसको देखते हैं अपन, किसका इंटीग्रेशन होगा? x का, तो बाकी की टर्म कांस्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए, माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब, और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। अब सोल्व करते हैं इसको, माइनस का के क्यूब x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट यहाँ पे लगाते हैं x इनफाइनाइट टू x इक्वल टू कैपिटल R। फिर माइनस का के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे x की पावर 1 प्लस 1 2 और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। कांस्टेंट टर्म बाहर लेते हैं, तो देखना ये कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया? के क्यू x की पावर माइनस 1, x की पावर माइनस 1 इज आल्सो 1 अपॉन x। अपर लिमिट कैपिटल आर, तो 1 अपॉन x, और ये लिमिट आ गई इनफाइनाइट टू कैपिटल आर माइनस के क्यूब। कांस्टेंट टर्म है 2 बाहर, 2r क्यूब, और क्या बन गया? x स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो आपके पास आएगा के क्यूब 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का के क्यूब अपॉन 2r क्यूब, अपर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है सर, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, दैट इज 0। क्या गया? के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करें
सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे सर, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो, तो के क्यू बाहर, अब इसका इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 2r क्यूब, 2r क्यूब में r से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2r स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 2r क्यूब में 2r क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो आपके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस क्या बन जाएगा प्लस का r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, r स्क्वायर कितने हो गए 3r स्क्वायर, तो अब आंसर आ गया के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब आपके नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन, ठीक है, समाकलन के अनुप्रयोग, यानी समाकलन को अपन कहां पे काम में लेते हैं, तो नंबर 1 टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को ज्ञात करने में अपन समाकलन का उपयोग करते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेग क्या होता था dx अपॉन dt, जैसे यहाँ से x निकालिए तो dx बराबर क्या होगा v इंटू dt, ठीक है। तो अब अपन जब यहाँ पे ये dx डिफरेंशिएशन, dt डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, तो व्हाट इज द x इंटीग्रेशन dx, यानी ये स्मॉल टर्म है, ऐसी छोटी छोटी टर्म्स को अपन ऐड करेंगे तो अपने डिफरेंशिएशन आएगा, तो इट इज कन्वर्ट इनटू द इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं अपन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे अपन इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम वक्र का समय वक्र के मध्य बना क्षेत्रफल किसको बताएगा, आपके डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं नंबर 2 टू फाइंड आउट वेलोसिटी, अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। कैसे, आपने देखा था व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, सब त्वरण था अपने dv अपॉन dt, तो यदि यहां से v निकालेंगे तो dv इक्वल टू क्या होगा a dt, इंटीग्रेशन लेंगे दोनों तरफ तो v इंटीग्रेशन a dt। तो वेलोसिटी वेग निकालने के लिए आपको त्वरण का समय के साथ एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इट इज आल्सो नोन एज एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, त्वरण समय वक्र का समय अक्ष के साथ क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपकी इस प्रकार निकाल सकते हैं। नंबर 3 एप्लीकेशन देखते हैं, टू फाइंड आउट वर्क, जैसे अपन कार्य ज्ञात करते हैं तो कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। आपने पढ़ा था या आप जानते हो व्हाट इज द वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dw इज इक्वल टू f dx। टोटल वर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन f dx। तो आपने देखा कि आपको वर्क निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन काम में लेना पड़ता है। तो ये तो बेसिक कुछ फॉर्मूले एप्लीकेशन थे। तो इन बेसिक एप्लीकेशन से, तो आपके इन बेसिक एप्लीकेशन से आपको पता चला क्या, कि जब आप x डिस्प्लेसमेंट स्थिति बोल दो, विस्थापन बोल दो, का समय के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं तो आपको v वेग प्राप्त होता है, वेलोसिटी मिलती है।
और जब आप वेलोसिटी का अगेन टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तब आपको तुरंत एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट, यदि आप एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और यदि आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट गेट होगा। तो 11th और 12th के स्टूडेंट इस फॉर्मूले ज़्यादा फोकस करें, इससे आपके सारे रिलेशन कंप्लीट हो जाते हैं। वर्क का अपन ने देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अपन इंटीग्रेशन को काम में लेते हैं एवरेज फाइंड आउट करने में। एवरेज फाइंड आउट करते हैं अपन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो सर कैसे? तो अपन इसको देखते हैं। आप जानते हैं औसत होता क्या है? औसत होता है अपने राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी जितनी आपके राशियां हैं, क्वांटिटी है, उन सबको आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यानी जितनी राशियों की संख्या उससे भाग दे दीजिए, तो आपको क्या मिलता है? औसत। तो सर यहां पर वही बात आ गई, अपन क्या कर रहे हैं? क्वांटिटीज का ऐड कर रहे हैं। ऐड, समीशन, एडिशन, यही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो अपन इसको लिख सकते हैं समीशन i इक्वल टू 1 to up to n yi अपॉन n। तो इस समीशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यदि ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल डिफरेंस के अंदर हो तो दैट इज कन्वर्ट इनटू द इंटीग्रेशन। तो आपके क्या आएगा? 1 अपॉन n इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 to up to n yi। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि सर फिजिक्स में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकालने के लिए अपन इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। तो 12th क्लास के अंदर आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 10 मिलेगा, जिसके अंदर अपन अल्टरनेटिंग करंट का किसी टाइम पीरियड, समय अंतराल के अंदर उसका औसत मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सर प्रत्यावर्ती राशियां अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है? तो देखते हैं इसके बारे में। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करती है। ठीक है, पीरियोडिकली रिपीट योर वैल्यू। जैसे आप देखना चाहो तो ए करंट विच पीरियोडिकली चेंज विथ टाइम, वह विद्युत धारा जो समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है, यानी फिक्स समय के बाद में अपने आप को अगेन रिपीट करे। जैसे एग्जांपल के लिए ये ऐसी अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा वक्र होता है, साइनसोइडल होती है, यानी जा वक्रीय, जा के रूप में, साइन थीटा के रूप में। ऐसे आपके ये क्या कहलाती है? अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे आगे चलती जाती है। तो आपने क्या देखा? कैपिटल टी टाइम के बाद ही अगेन अपने आप को रिपीट करती है, प्लस और माइनस आई के। तो इसलिए आपके प्रत्यावर्ती करंट एसी कहलाती है। तो इसके अंदर यदि अपन इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो आपके इस प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, जहां पर आई नोट इसका शिखर मान कहलाता है। ठीक है, यह एक समय का फलन होता है, यानी जैसे अपन इसमें समय के मान रखेंगे तो आपको प्रत्यावर्ती धारा के I के मान प्राप्त होते हैं। तो इसे अपन याद करने के लिए, यानी कि अलग अलग समय पर इसके मान निकालने के लिए, जैसे अपन समय का मान रखते हैं तो उसके अंदर आपको वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूज ऐसे एडेस करके प्राप्त होती है। तो जब अपन इसका औसत निकालेंगे तो सर औसत निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को औसत निकालने के लिए अपन इस प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान, यानी समीकरण से जो मान आते हैं उसको समय के साथ लेकर उसका समाकलन कर लेते हैं दिए गए समय अंतराल में, और उस समय अंतराल से भाग दे देते हैं, तो आपको उस प्रत्यावर्ती धारा का औसत प्राप्त हो जाता है। तो यही आपके प्रत्यावर्ती धारा का औसत कहलाता है। तो अब अपन इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपको केवल प्रत्यावर्ती धारा के औसत के लिए ये सूत्र याद रखना है, केवल ये सूत्र याद कीजिए और इसका ये समीकरण याद कर लीजिए। ठीक है, जहां आपको पता होना चाहिए ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है। तो अब जैसे एग्जांपल के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये 12th क्लास के अंदर 10 चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पता होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी होती क्या है?
I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका समीकरण होता है जहां ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब आपको औसत निकालने के लिए पहले समय अंतराल पता होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए, कितने टाइम के लिए अपन औसत ज्ञात कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र का मतलब हो गया समय अंतराल कितना है 0 से कैपिटल टी। तो 0 से कैपिटल टी के बीच में अपन इसका औसत मान निकालेंगे तो अपने सूत्र क्या होता है, मैंने कहा था सूत्र ऐसे कैसे याद कर लीजिए, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी आई डी टी अपॉन 0 टू कैपिटल टी 1 डी टी। ये आपके समय अंतराल कहलाता है। dt आता है तो dt के साथ मैंने 1 मान दिया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आई एवरेज क्या आएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू 1 का होता है t, ठीक है, तो आपके पास आएगा 0 टू कैपिटल टी। आई की वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इसका इंटीग्रेशन किया t और लिमिट 0 टू कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैपिटल टी माइनस 0, तो क्या आ जाएगा कैपिटल टी। तो अपन देखें तो यहाँ पे मिल गया सर आई नॉट तो कांस्टेंट है तो इसको तो ले लो बाहर, इसको सोल्व करने पर आया कैपिटल टी और 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी और डी। अब अपन को साइन का इंटीग्रेशन करना है तो आप जानते हैं सर साइन ax dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस ax और जो मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे अपन आई एवरेज निकालेंगे, व्हाट इज आई एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन कैपिटल टी और ये हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी, टी के साथ कौन मल्टीप्लाई है ओमेगा, तो ओमेगा से अपन डिवाइड कर देंगे और ये लिमिट 0 टू कैपिटल टी माइनस 1 अपॉन ओमेगा कांस्टेंट टर्म है तो उसको ले लेंगे बाहर, तो आप क्या आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कैपिटल टी। अब अपन क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देंगे, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस टी की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस 0। बच्चों ध्यान दे 0 पुट करने पर इस पूरी टर्म को 0 मत कर देना, एंगल में t है तो यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा जिससे cos 0 मिलेगा। तो अपन सोल्व करते हैं। अब सर अब क्या सोल्व करना है, अब इसको अपन ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी और ये हो गया cos 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी माइनस cos 0 कितना होता है 1, टी से टी गया, ठीक है, टी से टी कैंसिल आउट तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन 2 पाई cos 2 पाई यानी cos 360 0 90 180 और 360 यानी 0 ही आ गया, यानी कि आपके 360 0 के इक्वल होता है, 2 पाई 0 के ही इक्वल होता है। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी cos 2 पाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्टरनेटिंग करंट का एक 1 कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज कितना होता है 0। या आप ऐसे भी देख सकते हैं सर, आपने जैसे इसका ग्राफ बना के बताया था, ये आपके अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ था, ये प्लस माइनस, ये कंप्लीट साइकिल थी, ये हाफ साइकिल है ना, तो प्लस वैल्यू से माइनस वैल्यू कट गई तो टोटल कितना आया 0। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आंसर यही होता है, वहां 1 कंप्लीट साइकिल के अंदर एवरेज कितना होता है 0। सिमिलरली अपन एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा का ऐसा, ठीक है, फाइंड आउट एवरेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि अर्ध धनात्मक चक्र में, अर्ध धनात्मक चक्र में औसत मान ज्ञात कीजिए। तो इसी क्वेश्चन में आपने देखा अर्ध धनात्मक चक्र, मैंने अभी पीछे बताया था अर्ध धनात्मक चक्र का आपको समय अंतराल पता होना चाहिए। तो देखते हैं परतल धारा क्या होती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा इक्वल टू क्या है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और समय अंतराल क्या क्या दे रखा है आपको अर्ध धनात्मक चक्र में, अर्ध धनात्मक चक्र में। तो अर्ध धनात्मक चक्र कहां से होता है 0 से कैपिटल T/2, तो समय अंतराल कितना हो गया 0 टू कैपिटल T/2।
तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t/2 i dt, और ये भी आ गया t/2, यानी कि कैपिटल T की जगह t/2 पुट करके आप इसको बस सोल्व कर लीजिए। ये का यही अपन आंसर देखेंगे, वो सॉरी ऐसे की ऐसे अपन इसको सोल्व करेंगे और देखते हैं, देखिए अपने आंसर क्या आता है। वो का वो आंसर नहीं आएगा ना, ऐसे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी सर t/2 1 t/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया, और ये t/2 यहाँ पे भी t/2, यहाँ पे 2 आ गया देखो 2, यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो अब मैं आगे सोल्व कर देता हूँ एक बार, तो आगे क्या वैल्यू आएगी देखिए सोल्व करके बताएं। तो देखते हैं सर, आपने कहा था कि -1/ω बाहर, यहाँ पे हो गया 2i0 अपॉन -1/ω t है ना, cos अपर लिमिट t/2 कैपिटल t/2 cos 0 आपको पता ही है, तो वैल्यू पुट करते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का 2i0, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अपॉन कैपिटल T इंटू कैपिटल T, और cos 2 अपॉन कैपिटल T इंटू t/2 और माइनस cos 0 1, t से t गया, 2 से 2 गया, t से t गया, 2 से 2 गया, और पास क्या आ गया cos cos 180 जो होता है -1, तो -1 वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। भाई एवरेज कितना आएगा आपके माइनस का i0 अपॉन पाई -1 -2, तो आपके आ गया 2i0 अपॉन पाई। चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख के, पाई यानी 22/7, और अपन जब इसको और सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 7i0 अपॉन 11 जो इक्वल होता है 0.636 i0 के। तो ये आपके क्या कहलाता है, आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन।